Good afternoon, sir. Good afternoon, all of you. क्या पढ़ा रहे थे लास्ट टाइम? गो टू स्टेटमेंट। कुछ क्वेश्चन भी दिए थे क्या? ये क्वेश्चन ये सब भेजे थे ना, ये सब बना लिए हैं क्लास में क्या सर? कुछ काम है क्या? हाँ, वर्कशॉप वाला अटेंडेंस साथ ही करता है, पीसी वाला, आईटी वाला। चलिए, तो गोटू पर हमने बताया था कि गोटू में आपको बेसिकली क्या होता है कि विदाउट लूपिंग कहीं पर प्रोग्राम को, विदाउट कोई बैरियर कहीं पर प्रोग्राम को हम लोग जंप करा सकते हैं। और इससे रिलेटेड हमने एक क्या देखा था, क्वेश्चन देखा था। ठीक है, विशाल कुमार कौन है भाई? क्या विशाल पूछो, हैंड अनम्यूट करो, पूछो। गलती से हो गया हैंड रेज। प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कि कैसे हम लोग दो नंबर के बीच बड़ा निकालने के लिए गोटू का यूज किए थे। गोटू का यूज हम लोग, पूछो ना जी, अनम्यूट करके पूछो विशाल। अनश्योर नहीं हो रहा है? अच्छा, अनम्यूट नहीं हो रहा है। अनम्यूट नहीं कैसे हो रहा है भाई? अनम्यूट करने का परमिशन तो दिए हैं। चलो, सर डिज्वाइन होने के लिए बोलिए तब हो जाएगा सर। क्या होने के लिए? सर बोलिए फिर से रिज्वाइन करने के लिए मीटिंग को, तब हो जाएगा उसका। अच्छा विशाल, फिर से रिज्वाइन कर लो। चलिए, तो पिछले क्लास में जो सेव किए थे प्रोग्राम, उसको हम निकालते हैं। ओपन, और क्या नाम से सेव किए थे? गोटू नाम से। गोटू, ये देखिए, ये हम लोग यूज किए थे और ये बताए थे गोटू का यूज हमेशा आप एक कंडीशन के साथ करेंगे। ऐसे ही गोटू अगर आप यूज कर दोगे तो कहीं पर वो क्या करते रहेगा, चलते रहेगा। अब हम लोग गोटू के थ्रू एक तरह से लूपिंग स्टेटमेंट भी बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? लूपिंग स्टेटमेंट भी बनाते हैं। लूप का प्रोग्राम भी आपका कुछ कुछ हो जाएगा गोटू के थ्रू। जैसे एक हम टेबल का प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, गोटू के थ्रू, जिसमें लूप का यूज नहीं करेंगे। टेबल का प्रोग्राम आप पढ़े होंगे, तो आइए देखिए कैसे उसको लूप में इंप्लीमेंट कर सकते हैं गोटू को। गोटू टेबल, जैसे टेबल के लिए ऐसे
टेबल के लिए एक नंबर चाहिए, तो नंबर हम ले लेते हैं int n cout enter any number in n। ठीक है, अब लोग लूप कैसे चलते थे, तो एक 1 से लेके 10 तक चलते थे, 1 से लेकर 10 तक, और बार बार 1 को उस नंबर से, 2 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करके अपना निकालते थे। तो हम लोग के लूप चलने की जरूरत नहीं है, हम लोग उसके लिए गोटू यूज करेंगे। और गोटू के लिए हमने सबसे पहले एक i = 1 हम ले लेते हैं, काउंटर के लिए 1, और हम लोग एक लेबल बना देते हैं टेबल नाम के, लेबल कुछ भी बना सर सकते हैं। क्या सर इशू ऊपर है? हैश छूटा हुआ है सर, इंक्लूड में हैश नहीं, छूट गया है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। विशाल ज्वाइन किया? यस सर। क्या प्रॉब्लम है? सर ऐसे ही जो हाथ उठ नोट्स गया था? क्वेश्चन, ये तो इसकी जरूरत है नहीं। चलिए, टेबल नाम का एक क्या बना दिए, लेबल बना दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक सी आउट देंगे, मैसेज देंगे। मैसेज हम लोग चाहते हैं इस तरह कुछ मैसेज दें, जैसे 5 का टेबल निकाले तो 5 × 1 = 5। तो 5 मेरा है n में, मान लिया कि n इंटू i में 1 है, यानी 5 × 1 = सॉरी, फिर इक्वल टू होगा तो इक्वल टू स्ट्रिंग है, और इंसर्टर क्या हो जाएगा, n × i, यानी 5 × 1 बराबर 5 × i, 5 × 1 यानी 5। इस तरह से आपका आएगा, और उसके बाद फिर मैं लाइन चेंज कर देता हूं बैकस्लैश से। ठीक है, अब इसके करने के बाद i ++ i बढ़ा। ठीक है, और फिर ये करने के बाद हम लोग चेक करेंगे, अब गो टू टेबल कर देंगे। तो ये करने के बाद फिर टेबल के बाद जाएगा, फिर आई के वैल्यू बढ़ जाएगा, लेकिन गो टू को कभी तो रोकना पड़ेगा। अगर हम लिख देंगे गो टू टेबल, ये टेबल के पास चल जाएगा, फिर आई के वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 से 5 को करेगा, इस तरह हो गया, लूप तो हो गया। बट इसमें समस्या क्या है कि इससे लूप से बाहर निकलना होगा। तो बाहर निकलना होगा तो ऑब्वियसली हम लोग को इफ के साथ, इसीलिए गोटू का यूज करना जाता है कि इफ के साथ हो तब गोटू का यूज करना ज्यादा बेहतर है। तो मेरे को कब बाहर निकलना है, तो इफ i = 11 हो जाए। ठीक है, i = 11 हो जाए, ऐसे ये क्या करेगा, i = 11 जब हो जाएगा तो गो टू एक लेबल नीचे बना दे रहे हैं, और i = else में गो टू टेबल। ठीक है, और यहां पर हम लिख दे रहे हैं इंड, और एक लेबल हम बना दे रहे हैं इंड नाम का, यहां पर आ जाए। इंड रिजर्व वर्ड है तो इंड हम लोग छोड़ दे रहे हैं, en लिख दे रहे हैं लास्ट, अरे यहां लास्ट बना दे रहे हैं, और एक मैसेज दे रहे हैं सी आउट
टेबल इज कंप्लीटेड। बस या देखिए गो टू लास्ट एक अवेलेबल है तो गो टू लास्ट सीधे यहाँ आ जाएगा, टेबल इज कंप्लीटेड एंड, और ऐसे फिर गो टू टेबल, गो टू टेबल, गो टू टेबल, ये क्या करते रहेगा, चेक करते रहेगा। तो आप देखिए नंबर हम लोग लेते हैं 5, ये देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, टेबल इज कंप्लीटेड। और विदाउट लूप यूज किए हुए गोटू का, एक तरह से गोटू रिप्लेसमेंट होता था, लेकिन गोटू के साथ समस्या ये है कि कोई एक स्ट्रक्चर इसका नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कहीं पर ये ट्रांसफर कर देगा कंट्रोल को, तो कहीं पर कर देगा तो प्रोग्रामर को दिक्कत हो जाएगा ना, कहीं पर अगर गलती से कर दिया तो ये गोटू का है। बाकी आगे लैंग्वेज आने वाले गोटू का यूज खत्म कर दिया है ना, ये कोई रिक्वायरमेंट वाला चीज नहीं, बट गोटू ऐसे आपको काम करता है, नहीं विदाउट लूपिंग के भी आप आइट्रेशन इसमें बना सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? सर वहाँ लास्ट में सर अगर सी आउट की जगह ब्रेक लिख दें तो? ब्रेक हमेशा लूप के अंदर काम करता है और स्विच के अंदर, इसके अलावा ब्रेक कहीं काम नहीं करता है। तो पहले ही बताया ना। ओके सर। और भी बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा अगर आप बनाना चाहोगे तो, डिजिट को जोड़ने वाला जो लूप चलते थे, लेकिन तरीके से आपको सोचना पड़ेगा कि कहां पर क्या कैसे लगाएं, ऐसे नहीं गोटू का यूज कर देना है। तो ये हो गया गोटू का कैसे काम करेगा एक, इसीलिए हमेशा देखिए मैंने कंडीशन के साथ ही यूज किया है, विदाउट कंडीशन हमने गोटू यूज नहीं किया है। ब्रेक, कंटिन्यू, ये सब लूप के साथ यूज होता है, विदाउट लूप नहीं। गोटू यूज होकर के सर और तो प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ज्यादा प्रोग्राम लिखना पड़ता है। इसीलिए ना गोटू का यूज बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में खत्म हो गया है, आगे कहाँ किसी में है, सी और सी प्लस प्लस के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। जावा में भी था पहले बट खत्म कर दिया वो, बाकी जगह नहीं मिलेगा पाइथन। चलिए तो बाकी ये प्रोग्राम आपको बन जाना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक कोई इशू नहीं है, ये बना लीजिएगा अपना प्रोग्राम, आपको बनाया हुआ है, HCF है, ये सब सीरीज का प्रोग्राम है, आप ये कर लीजिएगा। और अब शुरू होता है आपका बेसिक, यहाँ पर खत्म सर हो गया। सीरीज वाला बता दीजिए थोड़ा, क्या सीरीज वाला क्वेश्चन बता दीजिए। ये वाला एक, ये बनाया नहीं सी में? यस सर, सी में नहीं बनाए थे उसमें। अच्छा ये वाला कि ये वाला? ये 14 नंबर से। ये सीरीज, सबसे पहले तो दिमाग में ये रखना है कि सीरीज प्रिंट नहीं कराना है, सीरीज का एडिशन निकालना है। दिमाग में ये नहीं रखना है कि ऐसे जैसे सर सीरीज लिखे हैं उसी तरह सीरीज प्रिंट करेगा। नो, अगर आप इसमें टर्म्स इनपुट लेना रहता है, पहले क्वेश्चन समझिए, टर्म्स इनपुट लेना होगा। जैसे हम ले लिए 1 फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, तो थर्ड ले लिए, सेकेंड तक बाय द वे ले लिए, तो इसका आउटपुट आएगा 1 प्लस हाफ, यानी क्या आ जाएगा 1.5, ऐसे आउटपुट आएगा जोड़ के बाद। सीरीज ऐसे नहीं प्रिंट कराना है कि ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है, वैसे भी हो जाएगा प्रिंट, वैसे भी आप प्रिंट करा सकते हैं, बट ये प्रिंट कराने का मतलब है कि सम, राइट ए प्रोग्राम टू सम द सीरीज, यानी सीरीज को जोड़ना है, सभी को ऐड कर देना है। हाँ, तो इसको आप देख लीजिए, ये दिमाग में रखिएगा। अब इसको एक हम बना देते हैं, बाकी तुम लोग बना लो। सीरीज सीरीज में सबसे पहले आपको टर्म्स लेना पड़ेगा, ठीक है, और ये पता ही है कि सीरीज में स्टार्टिंग तो 1 से होता है, यानी स्टार्टिंग वैल्यू का कोई टेंशन नहीं है। टर्म्स लेना होगा कि कितना टर्म्स आपको चलना है। तो टर्म्स के लिए हम वेरिएबल ले ले रहे हैं, टर्म
सी आउट enter number of term सी इन टर्म। इसके बाद फोर लूप ही यूज कर देते हैं। फोर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन टर्म और इंट आई कर देते हैं। इंट आई लेस देन इक्वल्स टू टर्म आई प्लस प्लस, यानी कि 2 टर्म लेंगे तो 2 बार चलेगा। अब लॉजिक क्या करता है? लॉजिक करता है कि आपको बार बार सम करना है, तो सम करना है तो एक हम सम नाम का वेरिएबल भी ले लेते हैं, इंट सम इक्वल्स टू 0। तो सम प्लस सम इक्वल्स टू सम प्लस क्या लिखें, यहीं पर मेन सोचना है, दिमाग लगाइए। 1/n 1/n कैसे कर देंगे? टर्म लेंगे 10 तो 1/10 डायरेक्ट हो जाएगा। सर 1 + n/2 1/i 1/i यस सर 1 बाई पहला टर्म है 1/1, दूसरा टर्म है 1/2, यानी ऊपर वाला फिक्स है, यानी कि ऊपर तो 1 लिख देंगे, हमेशा 1 ही आएगा लूप के अंदर, और नीचे वाले में क्या करेंगे? आई कर देंगे तो आई में 1 रहेगा। पहला टर्म मतलब ये टर्म के लिए है 1, दूसरा टर्म रहेगा तो आई के वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 1/2। तो यहां पर आपको ये जो है लूप जो चल रहे हैं उस लूप का पर्पस जानिए। लूप का है टर्म चलना, यानी आई के वैल्यू 1 है तो पहला टर्म चल रहे हैं, तो पहला टर्म में क्या है 1/1, लेकिन 1/1 लिखेंगे तो दूसरे टर्म में भी 1/1 हो जाएगा, दूसरे टर्म में 1/2 होना चाहिए। तो दूसरा टर्म कहने का मतलब आई के वैल्यू क्या होगा 2, तो आई पर डिपेंड कर रहा है टर्म। जॉन टर्म जितना टर्म उतना नीचे क्या है डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर है कि न्यूमरेटर है? डिनोमिनेटर है, ठीक है। अब इसको सम को प्रिंट करा देंगे, सी आउट टोटल सम इक्वल्स टू लेकिन फ्लोट वैल्यू हम लोग को लेना चाहिए था। फ्लोट सम को हम लोग फ्लोट में लिखेंगे, ऐसे सम इंटीजर ले लिए, फ्लोट लेना चाहिए था। 2 1 दे रहा है 2 में, तो इसको आप फ्लोट ले लें, और ये फ्लोट वैल्यू दे इसलिए 1.0 कर दो, ठीक है कि फ्लोट है। 1.5 इसी तरह 3 लोगे 4 लोगे तो अपने आप आ जाएगा। बाकी सब में आप लॉजिक ढूंढ लीजिएगा। ये पहला टर्म में ही 2 है, तीसरा टर्म में 3 है, यानी आई से एक ज्यादा आई +1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये भी बना लीजिएगा, बन जाएगा सर। प्रोग्राम एक बार फिर से दिखा दीजिए सर। इसमें पावर कैसे लगाएंगे सर? पावर तो पड़ा है ना, पाव फंक्शन। यस सर। बस वही है, और क्या, दूसरा थोड़े है। पाव फंक्शन POW 5,2 2 आर्गुमेंट पर काम करेगा, इसका मतलब क्या हो गया 25, ठीक है। या अगर ज्यादा पावर में नहीं जाना चाहते हो, पाव फंक्शन नहीं, तो आप नॉर्मली है क्या है, पहला टर्म ऊपर वाला फिक्स नहीं, ऊपर वाला क्या है कि आपको 1 है, ऊपर वाला चेंज हो रहा है, नीचे वाला भी चेंज हो रहा है, तो इसमें आपका आ जाएगा ऊपर वाला हो जाएगा आई, बट हर बार पावर चेंज हो रहा है, 2 का पावर जितना पावर है उतना ही है, यानी कि हमेशा आपको पाव फंक्शन यूज करना पड़ेगा। पाव
और आपको यूज करना पड़ेगा i, i, यानी i के वैल्यू 1 है तो 1 के पावर 1, i के वैल्यू 2 है तो 2 के पावर 2, और नीचे आपको यूज करना पड़ेगा 1 2 बढ़ते जा रहा है यानी i। इसको देख लीजिए, हम लोग इसी तरह बनाएंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको चेंज करना है, बस यहां चेंज करना है POW, ब्रैकेट व्रैकेट दे दीजिएगा, कहीं पर कोई परेशानी ना हो, POW, और इसमें हम लोग यूज करेंगे I into I by I, और POW को पूरे को I। ठीक है। अच्छा, एक चीज हम लोग भूल गए, वो हम लोग लिखेंगे math.h, math.h। सर math.h क्यों यूज किए यहाँ पे? बताते हैं। 12 आया, बाकी आप मिलाते रहिएगा। ठीक है, math.h हेडर फाइल हम लोग क्यों यूज करते हैं? सर पावर फंक्शन के लिए यूज किया है। जो भी फंक्शन तुम प्री डिफाइंड यूज करोगे, वो फंक्शन का डेफिनेशन कहाँ होता है? इसके एक फाइल बना हुआ है, लाइब्रेरी फाइल, जिसका एक्सटेंशन है .h, तो उस फाइल को हम लोग इंक्लूड करेंगे। process.h, math.h, string.h, ctype.h, है ना, सबको कैटेगराइज किया गया है फंक्शन को। ये math.h फंक्शन में है POW, समझ गए? ओके सर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये आपको पॉइंट में नहीं आएगा, क्योंकि ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। क्या करोगे? ऊपर में सर फ्लोट ही ले लेंगे, इंट के फ्लोट तो बदले। है ही सम में। अरे नहीं सम सर, में वो इंट फ्लोट आने टर्म। से क्या होगा? ये फ्लोट नहीं आएगा। सर इसका वैल्यू को टाइप कास्टिंग कर सकते हैं ना? हाँ, टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग कर दो, तुमको आ जाएगा। ठीक है, इसके पहले तुम क्या लगा लो? फ्लोट। टाइप कास्टिंग करते हो ना, फ्लोट। अब आएगा फ्लोट में वैल्यू। टर्म ले लिए 2, देखो तो नहीं आया क्या? 3 ही आएगा। कहाँ है मेरा? ये कितना है? 1/1 तो 1 आ जाएगा, प्लस 4/2, हाँ इसमें तो 3 ही आएगा। 3 के पावर 3, सब में तो फ्लोट वैल्यू आएगा कहाँ भी? क्या इसमें भी 3 के पावर 3 है तो 1 3 चला गया, इसमें भी 1 4 चला गया, तो सब तो नॉर्मल जोड़ रहा है। फ्लोट नहीं भी लगाएंगे तो काम करेगा, क्योंकि पावर वाला वैल्यू में सिंपली इंटीजर वैल्यू ही आ रहा है डिवाइड करने के बाद, तो कोई इशू नहीं है। लगा भी दिए तो भी काम करेगा, नहीं लगाएंगे तो भी काम कर जाएगा। लगा देने से फायदा ये होगा कि फ्लोट में अगर आता तो फ्लोट कर देता। चलिए, तो समझ गए ये? यस सर। टू फ्लोट कौन तो लिख रहा है? टू फ्लोट कैसे लगाएंगे जी? हर जगह एक ही चीज होता है क्या? हम लोग C# में पहुंच गया। टू फ्लोट क्या होता है? टाइप कास्टिंग यहाँ होगा। चलो ठीक है, ये बना लेना, है ना, ये बीच में नहीं होगा, थोड़ा सा गैपिंग होगा, ये ऐसे दिला गया, ये बना लेना। ये बनाना तुम लोग ट्राई करना, ये ठीक है। ये ऐसे नहीं है कि 1 2 3 4 प्रिंट करना, ये नंबर लेना है तब प्रिंट करना है, यानी कि ये डिपेंड है नंबर पर। ये क्वेश्चन को ऐसे ना समझिए कि 1 2 3 4 प्रिंट करना है। अगर आप लेंगे 2 6 9 8 7 5 डिजिट का नंबर, तो आपको प्रिंट करना चाहिए 2 6 9 8 7, फिर प्रिंट करना चाहिए 6 9 8 7। ऐसे है ये, ऐसे नहीं दिमाग में कि वो जो बनाते थे 1 2
2 2 3 3 3 3 वो नहीं, ये 5 डिजिट का नंबर है। अगला हो जाएगा 9 8 7, अगला हो जाएगा 8 7 और अगला हो जाएगा 7। इस तरह से आपको आना चाहिए। ये डिजिट पर निर्भर करेगा, नंबर पर, कि जितना नंबर लिए हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, नंबर इस तरह दिखाई देगा। और या फिर इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप बनाइए। चलिए, तो अब हम लोग को बेसिकली इधर जो भी था वो आपको समाप्त हो गया है, ठीक है। अब सीधे हम लोग चलेंगे एरे में। अब थोड़ा सा बात है, छोटा सा पार्ट है एरे, थोड़ा पॉइंटर है, पॉइंटर भी आप पढ़े हुए हैं। एरे का कॉन्सेप्ट दे देंगे, ऐसे बहुत बार एरे का कॉन्सेप्ट ले लिए हैं। एरे, पॉइंटर और एक फंक्शन है, बस। उसके बाद सीधे क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट में जब आप पढ़ेंगे तो फंक्शन थोड़ा मजबूत होना चाहिए। ऐसे भी डीएस आप पढ़ेंगे तो डीएस में भी फंक्शन चाहिए, तो फंक्शन मेरे ख्याल से आपको क्लियर होना चाहिए कि फंक्शन कैसे काम करता है। तो आइए एरे, एरे अभी तुरंत सी शार्प में ही पढ़ाए हैं, बट यहाँ पर हम लोग को डिस्कस करना है ठीक से, बढ़िया से टाइम निकाल के। तो हम लोग एरे पर डिस्कस करें। क्वेश्चन इसे बनाइएगा, आगे एरे रिलेटेड क्वेश्चन है, स्ट्रिंग रिलेटेड। एरे में ही स्ट्रिंग पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, हम लोग यहाँ पर यूज किए हैं गो टू, तो ये नहीं भी कर सकते हैं। एल्स देना ये जरूरी नहीं है। इफ के बाद सर एग्जिट भी तो दे सकते थे ना। लेस देन अगर हम 10 कर देंगे, आई के वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 रहेगा, तभी ये गो टू पर जाएगा। नहीं तो सीधे यहाँ आ जाएगा। लेस देन होगा तभी ये ऊपर जाएगा, नहीं तो सीधे नीचे आ जाएगा। तो फिर हम लोग करना जरूरी क्या है। क्योंकि ये कंडीशन जब तक ट्रू होगा तभी गो टू काम करेगा। अब ये चेक किया, कंडीशन फॉल्स होगा तो सीधे यहाँ जंप मारेगा, यहाँ बंद हो गया प्रोग्राम। चलिए अब आइए एरे में, ठीक है। तो एरे पहले से आप लोग जानते हैं, सेम है एरे जो सी में पढ़े थे, सेम टाइप का है। अभी भी आप एरे पढ़ ही रहे होंगे, क्योंकि डीएस में भी पढ़ते हैं, एरे की जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। एरे और पॉइंटर दो चीज की जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पर भी एरे आपको वही चीज है। बाकी अब रिप्रेजेंटेशन आप जान रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे। एरे में रिप्रेजेंटेशन हम लोग इस तरह करते हैं, एरे का इंडेक्सिंग होता है, इंडेक्सिंग एरे का 0 से स्टार्ट होता है। वो सारा चीज है आपका सेम, 0 से 8 तक चलेगा अगर 9 डिजिट के लिए लिए हैं तो ये आपका उसी तरह एरे आपका उसके साथ साथ एरे में मेमोरी एलोकेशन कंटीजीवस होता है। क्या होता है? कंटीजीवस मेमोरी एलोकेशन होता है। कंटीजीवस मेमोरी एलोकेशन कहने का मतलब क्या? लगातार। लगातार। यानी कि अगर सपोज अगर आपके पास एरे का, तो पर्पस आप समझ रहे हैं कि एरे का पर्पस तब है जब हमको मल्टीपल वैल्यू लेना है सेम टाइप का, तो हम लोग एक ही वेरिएबल में मेमोरी एलोकेट यानी साइज देकर ले लेते हैं। तो यहां पर अगर 100 है तो इसका क्या होगा? 104।
चूंकि अब कोड ब्लॉक के थ्रू जानेंगे तो एक इंटीजर बाय द वे है। अगर सपोज आपको इसको लिया गया है इंट n9, ठीक है, इंट 9 लिया गया है तो इसका नाम n होगा और बेस एड्रेस हम लोग एज्यूम करते हैं। क्या करते हैं? एज्यूम करते हैं। इंटीजर का साइज कितना बाइट होता है? 2 बाइट्स। 2 बाइट, बट कहीं कहीं 4 बाइट भी होता है। 4 जैसे बाइट आप भी कोड हो ब्लॉक सकता में यूज करेंगे 4 बाइट होगा, टर्बो में चलेंगे तो 2 बाइट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज ये जो ब्लॉक बना हुआ है, हर ब्लॉक कितना जगह लेगा? अगर 2 बाइट से देखें तो इंटीजर का साइज 2 बाइट है तो हर ब्लॉक कितना जगह लेगा? 18 बाइट। हर ब्लॉक, एक एक ब्लॉक कह रहे हैं। 2 बाइट्स सर। 2 बाइट। 4 बाइट। यानी कि अगर पहला ये 100 है तो ये 100 और 101 दोनों रखा होगा क्या? और इसका क्या होगा? 102। तो ये 102 नहीं रखा होगा, क्या क्या मेमोरी रखा होगा? 2 और 3 से 102 और 103 3 दोनों रखा होगा। मेमोरी का जो सेपरेशन होता है, जो डिवाइडेशन होता है, वो एक एक बाइट का होता है, एक एक बाइट का ऐसे, ठीक है। अब इसी में ये 9 हम लोग रखे तो 9 2 बाइट लेगा तो दोनों को एक्वायर कर लेगा। लेकिन हम लोग बोलते हैं फर्स्ट वाला मेमोरी, जैसे 102 और 103 दोनों रखा है तो 102 बोल देंगे। और अगला ऑब्वियसली क्या होगा? 104 और 5 रखा होगा, यानी कि इसका क्या होगा? क्या होगा बोलो? 104 और 105। 104 के बाद 105 भी। 100 सर। शुरू किया तो 400 कैसे पहुंच गया? सर 100 4 6 8 10 12 सर 115 और 116 का। यानी कि ये मेमोरी कहां से कहां तक ऑक्यूपाई किया होगा? 100 से 117। 100 से 117 तक। गुड। तो ये मेमोरी भी रखता है और यही कंटीन्यूअस मेमोरी है, लगातार मेमोरी रहता है। अगर आप सपोज इंट a इक्वल टू 2 नंबर के 2 अलग अलग वेरिएबल लेते हैं, हो सकता है ये 100 रखा होगा, हो सकता है ये 200 भी रख लेगा। कोई लगातार नहीं है कि ये 100 रखेगा तो ये 102 रखेगा, ये 100 101 ही रखा तो 102 103 ये रखेगा, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। मे भी रख भी सकता है, मे नॉट भी, नहीं भी रख सकता है। लेकिन एरे के केस में एक ही वेरिएबल का ये सारा पार्ट है तो एक वेरिएबल ही मेमोरी एलोकेट, यानी एंड में मेमोरी आपका होगा कहां से कहां तक? 100 to 100 170, ठीक है। ये इसका मेमोरी एलोकेशन। पर आप बोले हैं कि 100 यानी 4 बाइट भी रखता है कहीं कहीं कोड ब्लॉक में। 4 बाइट के अनुसार सोच के देखो, 100 से लेके 104 तक रखेगा, 103 तक ये रखेगा, उसमें क्या दिक्कत है? क्या? यस सर। जितना है जो यूज करेंगे, आईडी से थोड़े प्रोग्राम का निर्धारण होता है। कोड ब्लॉक है क्या? आईडी ही है। कोड ब्लॉक के अनुसार थोड़े हम लोग चीजें देखेंगे। हो सकता है कोई ऐसा निकाल देगा जो 6 बाइट कर दे, तो क्या करेंगे? हम चेंज कर लेंगे, है ना। चलिए, तो ये हो गया आपको। सर ये चेंज कैसे हो जाता है सर, 2 बाइट और 4 बाइट? ये डेवलपर करता है। आईडी किसने बनाया है? डेवलपर सर। तो वो करेगा। तुमको अगर लगता है कि हम आईडी बना के हम 6 बाइट कर लेंगे तो कर लो,
और कैसे करता है, इसी के लिए बीसीए पढ़ रहा है, आगे जाके करना है ना। ये डेवलपर डिसीजन है कि 6 बाइट हो गया, 4 बाइट हो गया। अगर कोई निकाल दे कि मैं 6 बाइट यूज करूंगा तो 6 बाइट काम करेगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड एक निकाल देता है, लेकिन एज पर जो डेनिस रिची के अनुसार है, जो साइज है वो तो 2 ही बाइट का है ना। तो ये डेवलपर पर डिपेंड करेगा, वो आईडी पर डिपेंड करेगा, आईडी क्या कहता है। चलिए, तो ये हो गया आपको। अब तो डेवलपर आप पढ़े होंगे, मेमोरी एरे लॉस्ट करता है, अभी दिखाएंगे मेमोरी एरे कभी लॉस्ट नहीं करता है। अब डेवलपर चेंज कर दिया तो हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले तो ये ध्यान कंप्यूटर में पढ़ना चाहिए कि कंप्यूटर पढ़ते समय कंप्यूटर मशीन है, हिस्ट्री नहीं है कि एक बार फिक्स हो गया वो फिक्स हो गया, कोई आके चेंज कर देगा तो चेंज भी हो जाएगा। तो ये ध्यान देना। अभी तक आप पढ़ते आ रहे होंगे कि एरे मेमोरी वेस्टेज करता है, हम आपसे पूछेंगे कहाँ वेस्टेज करता है, जरा दिखाइए। एरे मेमोरी वेस्टेज करता है ना। यस सर। कैसे। सर जैसे कि इसमें एक इंडेक्स में बहुत सारा, मान लीजिए एक स्टूडेंट क्लास में हाँ 50 से 60 सीट लगा हुआ है, 60 सीट, और वहाँ पे स्टूडेंट आ रहा है 10-15 आ रहा है, तो वहाँ पर तो क्यों जितना आ भी रहा सीट रहा है, वो क्यों सब। लिया तुम ऐसे, जब सर तुमको 10 ही लेना था तो 10 ही का बेंच बनाता। यस सर, वो तो रन टाइम के थ्रू ले सकते हैं। हाँ, तो वेस्टेज कहाँ हुआ। वेस्टेज मतलब क्या होता है, वेस्टेज मतलब मजबूरी, रन टाइम ले जैसे भी ले, वेस्टेज मेरा हो रहा है। अब जान के अगर हम लोग 20 साइज लें और 10 लेके कहें कि 10 मेरा वेस्टेज हो रहा है, तो ये कोई मतलब नहीं ना हुआ। उस पर बाद में आएंगे, दिखाएंगे। टर्बो में वेस्टेज होता है लेकिन कोड ब्लॉक चेंज कर दिया है, ठीक है। कोड ब्लॉक में कहीं वेस्टेज नहीं होता है, आसानी से हम लोग ले लेते हैं, तो ये पढ़ाई खत्म हो जाएगा अगर सी के कोई कह दे। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, आप सी में देखे होंगे ना कि सी का प्रोग्राम आप टर्बो में यूज किए हैं, आपने कोड ब्लॉक में कहाँ यूज किया है। कोड ब्लॉक में देखते तो आप चेक करके देखते, क्योंकि चेक करते नहीं है, जो देखा जो दिखाया गया वही चीज सही है। तो ऐसे नहीं ना होता है, चेक करोगे तब होगा। तो उसको हम यहाँ पर दिखाएंगे और आप देखिएगा कि मेमोरी वेस्टेज कोड ब्लॉक हटा दिया है, और कब वेस्टेज करता था ये चीज आपको ध्यान देना होगा। ऐसे नहीं कि मेमोरी वेस्टेज करता है, अरे मेमोरी वेस्टेज करता है, अरे कब करता है। और कह देते हैं हम 10 साइज लेंगे और 5 वैल्यू लेंगे और कहेंगे कि वेस्टेज कर दिया। तो कौन बोला था, 5 जब तुमको लेना था तो 5 ही लो। ये तो जान के वेस्टेज कराना हो गया ना। तो उस पर हम अब बाद में आएंगे, है ना, कि कैसे कोड ब्लॉक में नहीं करवाता है और बाकी है। लेकिन एज पर कोर्स आपको वेस्टेज वाला लिखना होगा, ठीक है, वेस्टेज वाला लिखना होगा डेनिस रिची के अनुसार, क्योंकि आईडी अपना हिसाब से चीजें चेंज कर सकता है, आप नहीं कर सकते। तो यहां पर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। एरे डिक्लेरेशन आप जान रहे हैं, डेटा टाइप, एरे वेरिएबल, एंड स्क्वायर ब्रैकेट में क्या देना है, साइज देना है, ठीक है। और ये हो गया एरे डिक्लेरेशन में साइज, डेटा टाइप, एरे वेरिएबल नेम एंड साइज। अब इसमें 5 वैल्यू डाल के कहिए मेमोरी वेस्टेज कर रहा है, तो ये कोई जरूरी नहीं है। 10 लिए तो 10 आप यूज कर कीजिए, ठीक है ना। वी कैन ऑल्सो डिक्लेयर एरे यूजर स्पेसिफाइड साइज, ठीक है। यानी कि हम लोग रन टाइम भी कर सकते हैं ये। अब यहां पर n डाला हुआ है तो दैट मीन्स इसमें हम लोग रन टाइम वैल्यू लेंगे। कब वैल्यू लेंगे, रन टाइम। और जब हम लोग पहले आप पढ़े होंगे सी में, तो ये देखे होंगे कि रन टाइम लेने में वैल्यू मेमोरी ये वेस्टेज होता था, डायरेक्ट में नहीं। डायरेक्ट में तो हमको पता है कि 10 लिए हैं तो 10 यूज करना है। रन टाइम में वेस्टेज होता था क्योंकि आप जानते नहीं थे कि रन टाइम में यूजर क्या वैल्यू डालेगा। लेकिन यहां वो भी नहीं होगा, वो भी हम दिखाएंगे कोड ब्लॉक में और डेव C++ में। खैर उस बात की बात है। तो ये हो गया आपको मेमोरी, यहां पर डिक्लेयर किए हैं n का वैल्यू 10 और ये पास किए हैं, ठीक है। क्या ऐसे टर्बो में आपने करवाया है,
इसी पर बात करेंगे हम लोग, बाकी एरे आप पढ़े हुए हैं, इसी पर बात करेंगे। नहीं करवाया है तो हम लोग इसको हम लोग देखेंगे टर्बो में कैसे कराते हैं, इस पर आते हैं। अब डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन हम लोग करते हैं। तो डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन में जानते हैं, जैसे वेरिएबल को आप डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन करते हो, इंट a इक्वल टू 10, तो उसी तरह आप एरे वेरिएबल को भी डायरेक्ट इनिशियलाइज कर सकते हो। अब एरे वेरिएबल में डायरेक्ट इनिशियलाइज अगर करोगे तो साइज नहीं भी दे सकते हो। डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन में सिर्फ साइज नहीं दोगे तो यहां से साइज दोगे। क्लियर है? तो डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन में साइज क्या होता है? ऑप्शनल होता है। आप साइज दे भी सकते हैं और साइज नहीं भी दे सकते हैं, बट डायरेक्ट में रन टाइम इसमें वैल्यू लेना है तब आप साइज नहीं दे। ठीक है, तो ये हो गया एरे का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। अब हम लोग चलेंगे प्रोग्राम एक रन कराते हैं। पहले डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन वाला। तो ऑब्वियसली आप इंडेक्सिंग का यूज किए होंगे। इंडेक्सिंग के थ्रू हम लोग इनपुट लेते हैं और इंडेक्सिंग के थ्रू हम लोग क्या देते हैं? आउटपुट। इस वैल्यू को एक्सेस करना होगा 20 को, तो क्या लिखेंगे? इंट ब्रैकेट में 0+1। इंट लिखेंगे या 0+1? नो सर, ARR 1 सर। एयर ऑफ 1 ना लिखेंगे? 0+1 क्या होता है? एयर ऑफ 1, एयर ऑफ 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 20 को 20 को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग इंडेक्सिंग के थ्रू करते हैं ना, एयर पर तो सारा वैल्यू है, एक एक करते हैं। एयर ऑफ 1, एयर ऑफ 2, एयर ऑफ 3, तो आपको बार बार एयर ऑफ 1 2 3 बढ़ते जा रहा है, तो हम लोग इसके लिए इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। तो चलिए अब क्लास खत्म करते हैं यहीं पर, है ना। और सबसे है कि अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इसको इनिशियलाइजेशन करना, और ऐसे भी आप जान रहे हैं, और उसी क्लास में आपको डिस्कस करेंगे क्या आपको ये करना।